अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात करें तो निदान पंचक विज्ञानम में पहला पॉइंट रोग एवं रोगी परीक्षा में अंतर, दूसरा पॉइंट निदान पंचक का महत्व, तीसरा हेतु की परिभाषा पर्याय एवं वर्गीकरण, चौथा पूर्व रूप की परिभाषा एवं पर्याय, सामान्य एवं विशिष्ट पूर्व रूप, पांचवा रूप की परिभाषा एवं पर्याय, सामान्य एवं प्रत्यात्म लक्षण, व्याधि एवं लक्षण में अंतर, छठा पॉइंट संप्राप्ति की परिभाषा पर्याय एवं प्रकार, संप्राप्ति घटक, सातवां पॉइंट षड क्रियाकाल, निदान पंचक एवं षड क्रियाकाल में संबंध, आठवां पॉइंट उपास्य की परिभाषा प्रकार एवं निदान में महत्व, नौवां पॉइंट उपद्रव और उदर्क, 10वां पॉइंट अरिष्ट विज्ञान की परिभाषा प्रकार एवं महत्व, 11 साध्यता असाध्यता के प्रकार उनके मानकीकरण एवं महत्व और 11वां पॉइंट अनुक्त व्याधि की सामान्य नैदानिक सिद्धांत। पहला पॉइंट रोग एवं रोगी परीक्षा में अंतर। पहला पॉइंट आश्रय भाव के आधार पर। रोग परीक्षा आश्रय परीक्षा है क्योंकि रोग रोगी पर ही आश्रित होते हैं। रोगी परीक्षा आश्रय परीक्षा है क्योंकि रोगी का शरीर चिकित्सा के लिए कार्यकारी स्थान है। दूसरा ज्ञान उपाय के आधार पर। रोग ज्ञान के 5 उपाय निदान, पूर्व रूप, उपास्य, संप्राप्ति है। रोगी परीक्षा की अनेक विधियां हैं जैसे त्रिविध, चतुर्विध, षड्विध, अष्टविध एवं 10 विध परीक्षा। तीसरा साध्य असाध्यता के आधार पर। एक मार्गगत तथा अल्प निदान, पूर्व रूप आदि लक्षणों युक्त रोग साध्य होते हैं। इसके विपरीत कृच्छ साध्य या असाध्य होते हैं। शारीरिक एवं मानसिक रूप से दुर्बल रोगी में अल्प लक्षणों युक्त रोग भी कृच्छ साध्य या असाध्य हो जाते हैं, जबकि बलवान रोगी में यही रोग साध्य होते हैं। चौथा चिकित्सा योजना के आधार पर। रोग की विभिन्न अवस्था अनुसार चिकित्सा योजना की जा सकती है। रोगी की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के अनुसार औषध, अग्नि, शस्त्र, क्षार आदि का प्रयोग किया जा सकता है। पांचवा अवस्था ज्ञान के आधार पर। रोगों की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे पूर्व रूप अवस्था में दोष से सम्मूर्छना का अध्ययन, रोगी की अवस्था का अध्ययन जैसे शारीरिक ज्ञान हेतु शरीर प्रमाण, शरीर संहनन आदि का अध्ययन। दूसरा पॉइंट निदान पंचक का महत्व। किसी भी रोगी की चिकित्सा करने से पूर्व रोग विनिश्चय महत्वपूर्ण होता है तथा रोग परीक्षा निदान पंचक के ज्ञान से की जाती है। यदि रोग का ज्ञान न किया जाए तो चिकित्सा करना संभव नहीं होगा। रोग के ज्ञान के लिए आवश्यक है कि पता लगाया जाए कि रोगी ने किन निदानों का सेवन किया, रोग के पहले उत्पन्न होने वाले लक्षण कौन से उत्पन्न हुए, पूर्व रूपेण उत्पन्न होने पर रोग के लक्षण क्या है तथा यदि कोई उपद्रव उत्पन्न हुआ है तो क्या रोगी को वस्तु से लाभ मिलता है तथा किस उपाय से रोग अधिक उग्र स्वरूप धारण कर लेता है। इन तथ्यों के ज्ञान से चिकित्सक रोग का निश्चित ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जिससे सफल चिकित्सा की योजना की जा सकती है। निदान पंचक के 5 अवयव निदान, पूर्व रूप, उपास्य व संप्राप्ति। इन 5 उपायों से व्याधि का ज्ञान होता है। तीसरा हेतु की परिभाषा, पर्याय एवं वर्गीकरण। हेतु की परिभाषा से इति कर्तव्यता को रोगो उत्पादक हेतु निर्दानम। कर्तव्य की अनेक प्रकारों से युक्त अर्थात दोष प्रकोपण आदि अनेक कार्यों को करते हुए जो रोग को उत्पन्न करता है उस हेतु को निदान कहते हैं। हेतु के पर्याय निमित्त, निदान, कर्ता, कारण आदि। हेतु के प्रकार एक प्रकार से पहला आस्यापकर्ष, स्वस्थान में स्थित दोषों के समप्रमाण में होते हुए भी वह प्रकुपित वायु द्वारा प्रेरित होकर अन्य स्थान पर जाते हैं तो आस्यापकर्ष कहलाते हैं। द्विविध प्रकार से द्विविध भेद से हेतुओं को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। क पहला उत्पादक हेतु, दोषों के संचय को उत्पन्न करने वाले हेतुओं को उत्पादक हेतु कहते हैं। दूसरा व्यंजक हेतु,
पूर्व में शरीर में संचित दोषों को प्रकोपित करके रोग की उत्पत्ति करने वाले हेतु को व्यंजक हेतु कहते हैं। ख पहला बाह्य हेतु, आहार विहार आघात दंशक कीटों के विष आदि बाह्य हेतु होते हैं। दूसरा आभ्यंतर हेतु, शारीरिक दोष व दोष्य रोग उत्पादक आभ्यंतर हेतु हैं। ग पहला प्राकृत, ऋतु स्वभावत दोष प्रकोप प्राकृत कहलाता है। दूसरा वैकृत, अन्य ऋतुओं में दोष प्रकोप वैकृत कहलाता है। घ पहला अनुबंध्य, अनुबंध्य का अर्थ होता है प्रधान। दोषों एवं रोगों को उत्पन्न करने वाले जितने कारण शास्त्र में बताए गए हैं उन्हीं कारणों से उनकी उत्पत्ति होना तथा शांति के जो उपाय बताए गए हैं उन्हीं से उनकी शांति होने वाला ही अनुबंध्य है। दूसरा अनुबंध हेतु, अनुबंध का अर्थ होता है अप्रधान, यह अनुबंध्य का विपरीत होता है। अंग पहला प्राकृतिक, जो व्यक्ति जिस प्रकृति का है उसी दोष के प्रकोप से होने वाला रोग प्राकृतिक जन्य कहलाता है। दूसरा विकृतित, मिथ्या आहार विहार के सेवन से व्यक्ति की अपनी प्रकृति से अन्य दोषों के प्रकोप से होने वाले रोग को विकृति जन्य कहते हैं। तीसरा त्रिविध प्रकार, क पहला असात्म इंद्रियार्थ संयोग, पंच ज्ञान इंद्रियों का अपने विषयों के साथ अति मात्रा में संयोग अयोग व मिथ्या योग असात्म इंद्रियार्थ संयोग कहलाता है। दूसरा प्रज्ञा अपराध, बुद्धि धैर्य व स्मृति के भ्रष्ट हो जाने से व्यक्ति अशुभ कर्मों में प्रवृत्त होता है जिससे शारीरिक व मानसिक सभी प्रकार के दोष प्रकोपित होते हैं। ऐसे अशुभ कर्मों को ही प्रज्ञा अपराध कहते हैं। तीसरा परिणाम, काल को परिणाम कहा जाता है। काल का अति योग अयोग और मिथ्या योग विभिन्न प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक रोगों को उत्पन्न कर सकते हैं। ख पहला दोष हेतु, जिन हेतुओं के सेवन से दोषों का संचय प्रकोप व प्रशम होता है वे दोष हेतु कहलाते हैं। दूसरा व्याधि हेतु, जो हेतु दोष की अपेक्षा नहीं करता तथा व्याधि को उत्पन्न करने वाले विशेष कारणों से उत्पन्न होता है वह व्याधि हेतु कहलाता है। तीसरा दोष व्याधि उभय हेतु, जो हेतु किसी विशिष्ट दोष का प्रकोपक हेतु होते हुए भी किसी विशिष्ट रोग को भी उत्पन्न करे वह हेतु उभय हेतु कहलाता है। जैसे हाथी ऊंट एवं घोड़े की सवारी करने से वात का प्रकोप होता है तथा विदाही अन्न के सेवन से पित्त व रक्त की वृद्धि होती है आदि। यद्यपि ये हेतु दोष पूर्वक ही व्याधि की उत्पत्ति करते हैं तथापि ये जिस प्रकार निश्चित रूप से दोष प्रकोपक हैं उसी प्रकार निश्चित व्याधि के उत्पादक भी हैं, अतः इन्हें उभक हेतु कहा जाता है। चौथा चतुर्विध हेतु, सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट व्यभिचारी एवं प्राधानिक भेद से 4 प्रकार का होता है। क पहला सन्निकृष्ट हेतु, दोषों के संचय हुए बिना स्वभाव से ही दिन रात्रि भोजन के आदि मध्य व अंत में क्रमशः कफ पित्त व वात का प्रकोप होता है, ये दोष प्रकोपक के सन्निकृष्ट हेतु हैं। दूसरा विप्रकृष्ट हेतु, एक नित्य समय तक दोषों के संचय के बाद दोष प्रकोप कर रोग उत्पन्न करने वाले हेतुओं को रोग का विप्रकृष्ट हेतु जानना चाहिए। तीसरा व्यभिचारी हेतु, जो हेतु कभी रोग को उत्पन्न करे तथा कभी रोग को उत्पन्न करने में असमर्थ हो वह व्यभिचारी हेतु कहलाता है। चौथा प्राधानिक हेतु, जो हेतु अपने उग्र स्वभाव के कारण तुरंत दोषों को प्रकोपित करके रोग की उत्पत्ति करते हैं वह प्राधानिक हेतु कहलाते हैं, जैसे विष आदि। चौथा पूर्व रूप की परिभाषा एवं पर्याय, सामान्य एवं विशिष्ट पूर्व रूप। पूर्व रूप की परिभाषा, भावी व्याधि का बोध कराने वाले लक्षणों को पूर्व रूप कहते हैं। दोष विशेष के ज्ञान के बिना कुछ काल बाद उत्पन्न होने वाले रोग जिन लक्षणों से जाना जाता है उस लक्षण समूह को पूर्व रूप कहते हैं। भेद पूर्व रूप 2 प्रकार के होते हैं, पहला सामान्य पूर्व रूप, दूसरा विशिष्ट पूर्व रूप। पहला सामान्य पूर्व रूप, भावी व्याधि का ज्ञान कराने वाले लक्षण समूह जिससे दोष विशेष का ज्ञान न हो वह सामान्य पूर्व रूप कहलाते हैं।
जैसे श्रम, अर्ति, विवर्णता आदि से भविष्य में उत्पन्न होने वाले ज्वर रोग का ज्ञान होता है, परंतु यह ज्ञान नहीं होता कि उत्पन्न होने वाले ज्वर की प्रकृति क्या है, वह वातज्य है या पित्तज या कफज। ऐसे पूर्व रूपों को सामान्य पूर्व रूप कहते हैं। दूसरा, विशिष्ट पूर्व रूप, जिन लक्षणों से भावी व्याधि के साथ साथ व्याधिजनक दोष का भी ज्ञान हो, उन्हें विशिष्ट पूर्व रूप कहते हैं। जैसे वातज्य ज्वर में जृंभा, कफज ज्वर में अरुचि। पांचवा, रूप की परिभाषा एवं पर्याय, सामान्य एवं प्रत्यात्म लक्षण, व्याधि एवं लक्षण में अंतर। व्याधि की परिभाषा, व्याधि का व्यक्त रूप ही रूप कहलाता है। पूर्व रूप जब व्यक्त हो जाते हैं तब उन्हें रूप कहा जाता है तथा वह उत्पन्न व्याधि के बोधक लक्षण होते हैं। रूप का पर्याय, लक्षण, लिंग, आकृति, चिन्ह आदि। भेद, सामान्य विशिष्ट प्रत्यात्म लक्षण भेद से। पहला, सामान्य लक्षण, रोग विनिश्चयार्थ व्याधि के ऐसे लक्षण जो भेद उपभेद सहित पाए जाते हैं, उन्हें इस व्याधि का सामान्य लक्षण जानना चाहिए। जैसे संताप, स्वेद अवरोध एवं सर्वांग पीड़ा ज्वर के सामान्य लक्षण हैं। दूसरा, विशिष्ट लक्षण, किसी भी व्याधि के भेद उपभेद के लक्षणों को उस व्याधि के विशिष्ट लक्षण कहे जाते हैं। जैसे वातज्य ज्वर में शरीर में कपकपी, विषम वेग, मुख सूखना तथा जम्भाई आना। तीसरा, प्रत्यात्म लक्षण, ऐसे लक्षण जो व्याधि विशेष की उत्पत्ति में समवाय संबंध से बोधक का कार्य करें, उस व्याधि का प्रत्यात्म लक्षण कहा जाता है। जैसे शरीर व मन में संताप होना ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है। दूसरा, लक्षण और चिन्ह भेद से। पहला, लक्षण, रोगी से पूछकर व्याधि के जिन रूपों का ज्ञान किया जाता है वह लक्षण कहलाते हैं। जैसे भोजन में अरुचि, पिपासा, क्षुधा, निद्रा आदि। दूसरा, चिन्ह, वह लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से रोगी के शरीर में दिखाई पड़े तथा जो चिकित्सक द्वारा जानने योग्य हो, वह चिन्ह कहलाते हैं। जैसे मुख, नेत्र, त्वचा आदि का वर्ण, पांडुता, नाड़ी आदि विषय। व्याधि एवं लक्षण में निम्न अंतर होते हैं। व्याधि, लक्षणों की समूह को व्याधि जानना चाहिए। लक्षण एक वाचिक शब्द है तथा स्वतंत्र रूप से व्याधि के किसी एक रूप को इंगित करता है। व्याधि अवयवी है तथा इसमें अनेक लक्षण रूपी अवयव होते हैं। लक्षण किसी व्याधि का एक अवयव होता है। व्याधि प्रधान होती है, लक्षण अप्रधान होता है। व्याधि अनुगत होती है, लक्षण अनुगामी होते हैं। एक व्याधि अवस्था भेद से किसी अन्य व्याधि का लक्षण भी हो सकती है, जहाँ वह अनुबंध रूप में रहेगी। लक्षण सदैव अनुबंध रूप में ही रहते हैं। छठा, उपास्य अनुपास्य, परिभाषा, प्रकार एवं निदान में महत्व। गुंड लिंग व्याधियों की परीक्षा उपास्य अनुपास्य द्वारा की जाती है। उपास्य की परिभाषा, जिस औषध, अन्न और विहार के प्रयोग से रोगी को सुख पहुँचे अर्थात रोग के लक्षण में हीनता आए, उसे शात्म्य या उपास्य कहते हैं। भेद, उपास्य 6 प्रकार का होता है। पहला, हेतु विपरीत। दूसरा, हेतु विपरीतार्थकारी। तीसरा, व्याधि विपरीत। चौथा, व्याधि विपरीतार्थकारी। पांचवा, हेतु व्याधि विपरीत। छठा, हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी। पहला, हेतु विपरीत उपाशय, दोष प्रकोपक हेतु के विपरीत गुण वाले आहार, औषध व विहार का प्रयोग हेतु विपरीत उपाशय कहलाता है। जैसे हेतु विपरीत औषध, शीत लगकर आने वाले ज्वर में सोंठ का प्रयोग। दूसरा, व्याधि विपरीत उपाशय, जिस औषध, आहार व विहार के प्रयोग से व्याधि के लक्षणों का शमन हो जाए वह व्याधि विपरीत उपाशय कहलाता है। जैसे व्याधि विपरीत औषध, अतिसार रोग में मल को रोकने के लिए स्तंभन औषध का प्रयोग। तीसरा, हेतु व्याधि विपरीत उपाशय, जिस औषध, आहार व विहार के सेवन से हेतु व व्याधि दोनों का शमन हो वह उभय विपरीत उपाशय कहलाता है। जैसे हेतु व्याधि विपरीत औषध, वात शोथ में दशमूलक्वात, वातहार एवं शोथहार दोनों होता है। हेतु व्याधि विपरीत अन्न, वात कफज गृहिणी में तक्र। हेतु व्याधि विपरीत विहार, दिन में शयन शरीर में स्निग्धता लाता है।
चौथा, हेतु विपरीतार्थकारी उपास्य। रोग उत्पादक हेतुओं के सदृश व साधर्म होते हुए भी जो औषध, आहार व विहार रोग का शमन करे वह हेतु विपरीतार्थकारी उपास्य कहलाता है। जैसे हेतु विपरीतार्थकारी औषध पित्त प्रधान वर्ण में शोथ में पित्त की वृद्धि करने वाला उष्ण उपनाह। पांचवा, व्याधि विपरीतार्थकारी उपास्य। व्याधि के सदृश होते हुए भी जिस औषध, आहार व विहार के सेवन से व्याधि का शमन होता है वह व्याधि विपरीतार्थकारी उपास्य कहलाता है। जैसे व्याधि विपरीतार्थकारी औषध, बमन रोग में बमन कारक मदन फल का प्रयोग। छठा, हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी उपास्य। व्याधि के कारणभूत दोष व व्याधि के सदृश लगने वाले जिस औषध, आहार व विहार के सेवन से व्याधि का शमन हो उन उपायों को हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी जानना चाहिए। जैसे हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी औषध, अग्निप्लुष्ट में उष्ण अग्रु का लेप करना। अनुपास्य, उपास्य के विपरीत अनुपास्य होता है। यह व्याधि के लिए अशात्म्य होता है। जिस औषध, आहार व विहार के सेवन से व्याधि बढ़ जाती है उसे अनुपास्य जानना चाहिए। निदान में इसका अंतर्भाव हो जाने से इसे छठा निदान नहीं माना गया है। उपास्य अनुपास्य ज्ञान का महत्व। गुणलिंग व्याधि का ज्ञान उपास्य अनुपास्य द्वारा भी किया जाता है। गुणलिंग व्याधि से अर्थ है जिस रोग के लक्षण अस्पष्ट हो या जिन रोगों के लक्षण संकीर्ण हो, अर्थात एक दूसरे से परस्पर मिलते जुलते हों, उन रोगों का ज्ञान उपास्य अनुपास्य द्वारा किया जाता है। जैसे पहला, संधियों में पीड़ा होना। आम वात, संधिवात व वात रक्त तीनों की जीर्ण अवस्था में पाया जाता है। इस अवस्था में यदि रोगी को स्नेहन स्वेदन से लाभ मिले तो रोगी को संधिवात या निरामवात से ग्रसित मानना चाहिए। यदि स्नेहन स्वेदन से रोगी की वेदना बढ़ जाए तो आमवात से पीड़ित, और यदि शीत, उष्ण, स्निग्ध रोग किसी भी प्रकार की चिकित्सा से लाभ ना मिले तो रक्त प्रकोप जानते हुए वात रक्त की चिकित्सा करनी चाहिए। दूसरा, यदि वात व्याधि और उरु स्तंभ में संदेह हो तो रोगी को तेल अभ्यंग से यदि लाभ ना मिले तो वात व्याधि अन्यथा उरु स्तंभ जानना चाहिए। तीसरा, अम्ल पित्त और अजीर्ण में संशय होने पर रोगी को कोष्ठ जल से शुंठी चूर्ण का सेवन करवाएं। अम्ल पित्त के रोगी के लक्षणों में वृद्धि होगी तथा अजीर्ण के रोगी को लाभ मिलेगा। इस प्रकार उपास्य अनुपास्य द्वारा व्याधियों का ज्ञान किया जा सकता है। सातवां, संप्राप्ति की परिभाषा, पर्याय एवं प्रकार। संप्राप्ति का पर्याय संप्राप्ति, जाति, अगति आदि। संप्राप्ति की परिभाषा, व्याधि के आभ्यंतर दोष दूषित विकृति क्रम को संप्राप्ति कहते हैं। दोष जिस प्रकार निदानों से दूषित होकर और जिस प्रकार विभिन्न गतियों के द्वारा शरीर में विसर्पण करते हुए धातु को दूषित कर रोग को उत्पन्न करता है उसे संप्राप्ति कहते हैं। संप्राप्ति के प्रकार, पहला, सामान्य संप्राप्ति। इसके 6 भेद होते हैं जिन्हें क्रियाकाल भी कहते हैं। पहला, संचय। दूसरा, प्रकोप। तीसरा, प्रसर। चौथा, स्थान संश्रय। पांचवा, व्यक्त अवस्था। छठा, भेदावस्था। दूसरा, विशिष्ट संप्राप्ति। आचार्य चरक ने विशिष्ट संप्राप्ति के निम्न 6 भेद वर्णित किए हैं। पहला, संख्या संप्राप्ति। दूसरा, विकल्प संप्राप्ति। तीसरा, प्राधान्य संप्राप्ति। चौथा, बल संप्राप्ति। पांचवा, काल संप्राप्ति और छठा, विधि संप्राप्ति। पहला, संख्या संप्राप्ति। दोष दुष्य के संसर्ग की विशेषता से रोग के तो अनेक प्रकार होते हैं, उसे संख्या संप्राप्ति कहते हैं। जैसे ज्वर 7 प्रकार का होता है, गुल्म के 4 प्रकार होते हैं आदि। दूसरा, विकल्प संप्राप्ति। किसी रोग में परस्पर संबद्ध प्रकुपित हुए दोषों के गुणों का अंशांश कल्पना द्वारा सूक्ष्म विचार ही विकल्प संप्राप्ति है। जैसे एक दोषज, द्विदोषज व त्रिदोषज व्याधियों में वातादि दोष अपने किन गुणों से प्रकुपित हुए हैं तथा कौन सा गुण कितने अंश से प्रकुपित हुआ है, इसका विवेचन करना विकल्प संप्राप्ति कहलाता है। तीसरा, प्राधान्य संप्राप्ति। रोग उत्पादक दोषों के किसी व्याधि को उत्पन्न करते समय संबंध में स्वतंत्रता व परतंत्रता के आधार पर व्याधि के प्राधान्य या अप्राधान्य संप्राप्ति का निर्देश किया जाता है।
जैसे यदि किसी रोग में प्रथम वात दोष प्रकोपित हुआ हो, बाद में कफ या पित्त प्रकोपित हुआ हो, तो स्वतंत्र होने के कारण वात दोष को प्राधान्य माना जाएगा। प्राधान्य संप्राप्ति के ज्ञान के आधार पर प्रथम प्राधान्य दोष या रोग की चिकित्सा करने से रोगी को शीघ्र लाभ होता है। चौथा, बल संप्राप्ति हेतु पूर्वरूप रूपों की अधिकता अथवा हीनता के कारण व्याधि के बलाबल का ज्ञान बल संप्राप्ति द्वारा होता है। पांचवा, काल संप्राप्ति जिस रोग की संप्राप्ति में काल अर्थात रात्रि दिन ऋतु व भोजन के विशेष अंशों जैसे आदि मध्य व अंत में व्याधि की उत्पत्ति तथा वृद्धि के द्वारा दोष विशेष का निर्धारण होता है, उसे काल संप्राप्ति कहते हैं। जैसे वर्षा ऋतु रात्रि व दिन के अंतिम प्रहर भोजन की जीर्ण अवस्था अथवा वृद्धावस्था में वात दोष की वृद्धि होती है। छठा, विधि संप्राप्ति विधि का अर्थ प्रकार है। विधि संप्राप्ति सजातीय पदार्थों में आंतरिक भेद प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। जैसे विधि भेद से ज्वर 2 प्रकार का, शारीरिक व मानसिक, रक्त पित्त 3 प्रकार का, उदरवग अधोग व तीर्यक। संप्राप्ति घटक निदान सेवन से लेकर व्याधि उत्पत्ति तक का व्यापार संप्राप्ति घटक कहलाता है। इस व्यापार के विभिन्न चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में अलग अलग घटकों की भूमिका होती है, जो कि रोग का ज्ञान कराने व रोग की चिकित्सा निर्धारण करने में उपयोगी होती है। इनको ही संप्राप्ति घटक कहते हैं। पहला, संप्राप्ति का प्रथम व्यापार निदान सेवन से दोष दुष्टि विभिन्न दोष प्रकोपक आहार विहार सेवन से रोग उत्पत्ति की प्रथम प्रक्रिया प्रारंभ होती है। दूसरा, दुष्य दोष प्राकृतिक समसंवेद रूप से दूषित होकर अपने सम्मान गुण धर्मों वाले दूषियों को प्रभावित करते हैं। दोष विकृति समसंवेद रूप से दूषित होकर अपने गुण के विपरीत दूषियों को प्रभावित करते हैं। तीसरा, अधिष्ठान यह रोग अनुसार शरीर अथवा मानस अधिष्ठान हो सकते हैं। दोषों का मूल स्थान कोष्ठ ही होता है, जहाँ वह दूषित लक्षणों में वृद्धि अथवा क्षय करता है तथा वहाँ से दोष चलित होते हैं। चौथा, स्रोतस दोष प्रधान अधिष्ठान से चलित होकर जिस स्रोतस में वैगुण्य होता है वहाँ रुककर धातुओं को दूषित करते हैं, जिससे दोष दूषित सम्मोचना द्वारा स्रोतोदुष्टि के लक्षण दिखाई देते हैं। अतः यह रोगोत्पत्ति व्यापार का चतुर्थ होता है। पांचवा, स्रोतोदुष्टि स्रोतसों में दुष्टि के 4 भेद का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। स्रोतसों के दुष्ट होने से धातु अथवा मलों की अति प्रवृत्ति अथवा धातु व मलों का सांग हो जाता है, अथवा स्रोतसों से निकलने वाली सिराओं में दोष दूष्य दुष्टि के कारण ग्रंथि निर्माण होता है, अथवा कभी कभी दोष स्रोतसों से निकलकर अन्य स्रोतसों में गमन कर जाते हैं, अथवा अन्य रोग मार्ग को प्राप्त होकर अन्य विकृति को उत्पन्न करते हैं। यह सभी रोग उत्पत्ति के महत्वपूर्ण घटक हैं, क्योंकि इसी के आधार पर चिकित्सा का निर्धारण किया जाता है। छठा, अग्निदुष्टि दोषों के अनुसार शरीर की 13 प्रकार की अग्नि कभी तीक्ष्णता को प्राप्त होती हैं, कभी मंदता व कभी विषम होने के कारण रोग उत्पन्न करती हैं। इसी आधार पर दीपन पाचन द्रव्यों का निर्धारण किया जाता है। सातवां, अवस्था दोष की आम निराम अवस्था दोष दुष्य की प्रबलता से आशुकारी व चीरकारी व्याधि अवस्था उपद्रव अवस्था संप्राप्ति घटक का ही अंश है। जैसे साम निराम आशुकारी चीरकारी उपद्रव अवस्था। आठवां, साध्य असाध्यता अंततः परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक व्याधि की साध्य व असाध्यता का विचार करना है, क्योंकि साध्य लक्षण होने पर ही चिकित्सा की जाएगी, अन्यथा चिकित्सा योग्य व्याधि नहीं होने पर रोगी की चिकित्सा नहीं की जाएगी। आठवां, षड्क्रिया काल निदान पंचक एवं षड्क्रिया काल में संबंध। आचार्य सुश्रुत ने व्याधि की उत्पत्ति संपूर्ण प्रक्रिया को 6 अवस्थाओं में विभक्त किया है और उन्हें क्रिया काल की संज्ञा दी है। ये अवस्थाएं चिकित्सा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। संचयम च प्रकोपम च अस्थान संश्रयम व्यक्तिभेदम च यो वेत्ति रोगाणाम स भवेद भीषक। पहला संचय, दूसरा प्रकोप, तीसरा प्रसर,
चौथा स्थान संश्रय, पांचवा व्यक्ति और छठा भेद। पहला संचय अवस्था, दोषों का अपने स्थान पर वृद्धि को प्राप्त करना संचय कहलाता है। संचय वृद्ध हुए दोषों की चिकित्सा करने का प्रथम अवसर होने से प्रथम क्रियाकाल है। दूसरा प्रकोपावस्था, इसमें दोषों का संचय बढ़कर अपने मार्ग अथवा अधिष्ठान से निकलकर प्रसरण के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकोपावस्था को द्वितीय क्रियाकाल कहते हैं। इस अवस्था में दोषों के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तीसरा प्रसरावस्था, तृतीय क्रियाकाल, दोषों का प्रकोपावस्था में समन ना किया जाए तो प्रकोपित दोष प्रसर कर एक स्थान से चलकर स्रोतों द्वारा सर्व शरीर में फैल जाते हैं। इसे प्रसरावस्था कहते हैं। चौथा स्थान संश्रय, चतुर्थ क्रियाकाल, दोषों तथा दोषियों का आपस में एक स्थान पर मिलना स्थान संश्रय कहलाता है। पांचवा व्यक्तावस्था, यह पंच क्रियाकाल है। जब व्याधि विशेष के पूर्व लक्षण प्रकट हो जाएं तथा उन लक्षणों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से जाना जा सके कि अमुक व्याधि सोफ, अर्बुद आदि रोग हैं तो वह व्याधि की व्यक्तावस्था कहलाती है। इस अवस्था में भी रोग की चिकित्सा न करने से वह और उग्र को धारण करता हुआ भेदावस्था को प्राप्त करता है। छठा भेदावस्था, इस अवस्था में रोग के दोष प्राधान्य अनुसार विशिष्ट लक्षणों की उत्पत्ति होती है। इस अवस्था में रोग उपद्रव युक्त हो सकते हैं तथा चिकित्सा न करने पर असाध्य हो जाते हैं। यह रोग की चिकित्सा करने का चिकित्सक के पास अंतिम अवसर होता है। षड क्रियाकाल और निदान पंचक में संबंध। निदान सेवन से दोषों का संचय प्रथम क्रियाकाल, चिकित्सा न करने पर दोषों का उन्मार्गामी होना द्वितीय क्रियाकाल, दोषों का प्रकोप होना, चिकित्सा न करने पर दोषों का शरीर में प्रसरावस्था होना तृतीय क्रियाकाल, चिकित्सा न करने पर कुपित दोष प्लस ख वैगुण्य, दोष दोष समूर्छना का होना। फिर स्थान संश्रय, पूर्व रूप उत्पत्ति चतुर्थ क्रियाकाल, चिकित्सा न करने पर रोग के लक्षणों की उत्पत्ति व्यक्त अवस्था पंचम क्रियाकाल, चिकित्सा न करने पर रोग की चिकित्सा न करने पर रोग भेदावस्था को प्राप्त करता है। इसमें विशिष्ट लक्षण की उत्पत्ति होती है षष्ठ क्रियाकाल। फिर अगर चिकित्सा न करने पर रोग असाध्य हो जाते हैं। 9वां पॉइंट उपद्रव और उदर्क। उपद्रव निरुक्ति उपसमीपे द्रवति इति उपद्रवः। उपद्रव का शब्दार्थिक अर्थ है जो व्याधि के समीप गमन करे। व्याधि से समीपता का अर्थ उत्पन्न व्याधि से संबंधित होना है। अतः जो व्याधि के उत्पन्न होने पर उसी के संबंध से उत्पन्न हो उसे उपद्रव कहा जाता है। परिभाषा आचार्य चरक अनुसार वह रोग जो किसी अन्य रोग के उत्तर काल में उत्पन्न हो, उसके आश्रित हो, वह छोटा हो या बड़ा हो, परंतु अन्य रोग के बाद उत्पन्न होने से उसे उपद्रव कहा जाता है। उपद्रव का महत्व। पहला पॉइंट, आचार्य चरक ने कहा है कि प्रधान व्याधि के कारण शरीर जर्ज हो जाने के बाद उत्पन्न होने से उपद्रव अधिक कष्टकारक होता है। यदि उपद्रव प्रधान व्याधि से सबल ना हो तो सर्वप्रथम प्रधान व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए, तदुपरांत उपद्रव की चिकित्सा करनी चाहिए। यदि दोनों की चिकित्सा एक साथ करना आवश्यक हो तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि प्रधान व्याधि तथा उपद्रव दोनों की चिकित्सा परस्पर विरोधी ना हो। दूसरा पॉइंट, साध्य असाध्यता में उपद्रव का विशेष महत्व है, क्योंकि उपद्रव उत्पन्न होने पर सुख साध्य व्याधि विकृच साध्य अथवा असाध्य हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, चरक के अनुसार लक्षण भी यदि चिरकाल अनुबंधी हो तो उन्हें भी उपद्रव कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति में उन लक्षणों की चिकित्सा उपद्रव के सामान्य करनी चाहिए। चौथा पॉइंट, उत्पादक दोष अति बल होने पर भी कई रोग उपद्रव के साथ ही उत्पन्न होते हैं। प्रधान व्याधि के साथ उत्पन्न होने पर भी उन्हें उपद्रव कहा जाता है, लक्षण नहीं। उदर्क परिचय, व्याधि का भविष्यकालिक रूप उदर्क कहलाता है। यह सुखदायी अथवा दुखदायी हो सकती है। जब व्याधि अपने अंतिम स्वरूप को प्राप्त करती है तो या तो चिकित्सा द्वारा व्याधि पूर्ण रूप से शांत हो जाती है अथवा चिकित्सा संतोषप्रद नहीं होने पर व्याधि उत्तरकाल में उपद्रव को उत्पन्न करती है। अतः उदर का तात्पर्य यदि व्याधि शांत होने लगती है तो व्याधि का उदर्क सुख फल को दर्शाता है, और यदि व्याधि प्रबल हो जाए तो व्याधि का उदर्क दुख आत्मक पक्ष को दर्शाता है। परिभाषा, उदर्क फलमूततरम, अर्थात उदर्क व्याधि का अंतिम परिणाम या फल होता है।
षड क्रिया काल में रूप अवस्था के क्रमिक विकास द्वारा भेदा अवस्था उत्पन्न होती है। व्याधि की इस भविष्य काल को उदर्क कहते हैं। 10वां पॉइंट, अरिष्ट विज्ञान की परिभाषा, प्रकार एवं महत्व। अरिष्ट की परिभाषा, जिन लक्षणों के उत्पन्न हो जाने पर रोगी की मृत्यु का निश्चयात्मक ज्ञान होता है उन्हें अरिष्ट कहते हैं। आचार्य चरक के अनुसार जो बढ़े हुए दोष चिकित्सा के फल को विफल कर संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने के बाद जिन लक्षणों को उत्पन्न करते हैं उन्हें अरिष्ट कहा जाता है। अरिष्ट के प्रकार चक्रपाणी, डलहड तथा भट्टार हरिश्चंद्र ने अरिष्ट के 2 भेद माने हैं। पहला, नित्य अरिष्ट, ये नित्य मरण ख्यापक होने से नित्य अरिष्ट कहे जाते हैं। दूसरा, अनित्य अरिष्ट, अनित्य अरिष्ट कभी कभी चिकित्सा करने से टल जाते हैं। अरिष्ट का महत्व। पहला पॉइंट, चिकित्सार्थ अरिष्ट का ज्ञान आवश्यक है। यदि आयु शेष है तो रोग साध्य होने के कारण चिकित्सा योग्य होता है, जबकि मरण सूचक लक्षण उपस्थित होने पर चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, आयु परीक्षार्थ अरिष्ट का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि अरिष्ट के लक्षण उत्पन्न होने के पश्चात एक निश्चित अवधि पश्चात मृत्यु निश्चित है। तीसरा पॉइंट, जो वस्तुतः अरिष्ट नहीं है पर अरिष्ट सदृश है, उसे वैद्य के द्वारा अरिष्ट समझना अथवा रोगी की मृत्यु के पूर्व वैद्य को अरिष्ट का ज्ञान न होना प्रज्ञा अपराध जन्य ज्ञान है। अतः प्रज्ञा अपराध के कारण वैद्य अरिष्ट के ज्ञान में सक्षम नहीं हो पाता। अर्थात प्रज्ञा अपराध निवारणार्थ अरिष्ट का ज्ञान आवश्यक है। 11वां पॉइंट, साध्यता असाध्यता के प्रकार, उनके मानकीकरण एवं महत्व। साध्य असाध्यता के प्रकार। साध्य रोगों के 2 भेद होते हैं, सुख साध्य, कृच्छ साध्य। पुनः साध्य रोगों के 3 भेद होते हैं। पहला, अल्प उपाय साध्य, दूसरा मध्य उपाय साध्य और तीसरा उत्कृष्ट उपाय साध्य। असाध्य रोगों के 2 भेद होते हैं, पहला याप्य, दूसरा प्रत्याख्येय। रोग के 2 भेद होते हैं, साध्य और असाध्य। साध्य के 2 भेद होते हैं, सुख साध्य, कृच्छ साध्य। सुख साध्य और कृच्छ साध्य के पुनः 3 भेद होते हैं, पहला अल्प चिकित्सा साध्य, दूसरा मध्य चिकित्सा साध्य और तीसरा उत्कृष्ट चिकित्सा साध्य। असाध्य के 2 भेद होते हैं, याप्य और प्रत्याख्येय। साध्य रोगों का मानकीकरण। पहला, सुख साध्य। पहला, जिस रोग के हेतु पूर्वरूप और रूप अल्प हो। दूसरा, रस रक्त आदि दोष दुष्य सामान्य गुण वाले ना हो। तीसरा, रोग उत्पादक दोष व रोगी की प्रकृति सामान्य ना हो। चौथा, रोग उत्पादक दोष व रोग उत्पत्ति काल सामान्य गुण वाले ना हो। पांचवा, रोग एक मार्गी हो। छठा, रोग नवीन व उपद्रव रहित हो। सातवां, एक दोष से उत्पन्न रोग। आठवां, बलवान रोगी। और नौवां, चिकित्सा के चतुष्पाद स्वगुणों से युक्त हो। दूसरा, कृच्छ साध्य रोग। पहला, मध्य बल युक्त हेतु पूर्वरूप और रूप हो। दूसरा, काल प्रकृति और दुष्य में से किसी एक की सामान्यता रोग उत्पादक दोष के साथ हो। तीसरा, रोगी गर्भवती बालक या वृद्धा हो। चौथा, अत्यधिक उपद्रव उत्पन्न न हुए हों। पांचवा, शस्त्र क्षार या अग्निकर्म से साध्य हो। छठा, जीर्ण रोग। सातवां, मर्म स्थान में उत्पन्न रोग। आठवां, रोग सखा कोष्ठ या मर्म अस्थि संधि में से किसी एक मार्ग में स्थित हो। नौवां, चिकित्सा के चतुष्पद पूर्ण उपलब्ध ना हो। और 10वां, रोग अधिक पुराना ना हो, 2 मार्गों में आश्रित हो तथा द्विदोषज हो आदि। असाध्य रोगों का मानकीकरण। पहला, याप्य रोग। पहला पॉइंट, आयु के शेष होने से पथ्य आहार विहार के सेवन से थोड़ा अच्छा होकर पुनः अल्प हेतु सेवन से जो रोग उग्र रूप धारण कर ले। दूसरा पॉइंट, गंभीर धातुगत रोग। तीसरा, बहुत धातुओं में स्थित रोग जो मर्म व संधियों में आश्रित हो। चौथा, नित्य ही जिस रोग का वेग आता हो। पांचवा, जो रोग द्विदोषज हो तथा दीर्घ काल से चला आ रहा हो आदि। चौथा, प्रत्याख्येय रोग। पहला, गंभीर धातुस्थ रोग जो अनेक धातुओं में आश्रित हो। दूसरा, त्रिदोषज रोग। तीसरा, जो रोग चिकित्सा की सीमा लांघ गए हो, अर्थात किसी भी चिकित्सा से शांत ना हो। चौथा, सभी मार्गों में व्याप्त। पांचवा, उत्सुकता अर्थी समूह उत्पन्न करने वाला रोग। छठा, इंद्रियों की शक्ति को नष्ट करने वाला रोग। सातवां, दुर्बल रोगी। और आठवां, अति वृद्ध रोगी जिसमें अरिष्ट लक्षण उत्पन्न हो गए हों आदि। साध्य असाध्य का महत्व। साध्य और असाध्य रोगों के भेद को समझने वाला वैद्य यदि ज्ञान पूर्वक समय से चिकित्सा प्रारंभ करता है तो निश्चित रूप से अपना कार्य संपन्न कर लेता है। जो वैद्य साध्य और असाध्य रोगों के भेद को नहीं
समझता या जो वैद्य असाध्य रोगों की चिकित्सा करता है वह निश्चित रूप से पहला अर्थ की हानि, दूसरा विद्या की अप्रतिष्ठा, तीसरा यश की हानि प्राप्त करता है, चौथा निंदा का पात्र होता है और पांचवा रोगियों का संग्रह नहीं कर पाता।